कभी अस्पताल में गोलियों की शोर, कभी घर के बाहर खून से लथपथ लाश। क्या यही है वो बिहार जो कभी बुद्ध और गांधी की धरती कहा जाता था? सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं दिख रहा। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम बात करेंगे बिहार के उस हालात की जो आंकड़ों से कहीं ज़्यादा डरावनी हकीकत बन चुका है, जहां अपराधी सरेआम हत्याएं कर रहे हैं और पुलिस बयान देकर आंकड़ों की किताब थमा रही है, जहां मौत अब चुपचाप नहीं आती बल्कि गोलियों की आवाज़ के साथ दरवाजे पर दस्तक देती है। तो आइए आज हम आंकड़ों के पीछे की छिपी हकीकत दिखाते हैं, कैसे हर 3 घंटे में एक हत्या बिहार को काली पट्टी में धकेल रही है, कैसे युवाओं की बेरोजगारी, अवैध हथियारों का नेटवर्क और कमज़ोर कानून व्यवस्था मिलकर इस राज्य को धीरे धीरे आपराधिक राजधानी बना रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते में बिहार में जो हुआ उसने पूरे राज्य को दहला कर रख दिया है। पटना जैसी राजधानी शहर में दिन दहाड़े अस्पताल के आईसीयू में घुसकर चंदन मिश्रा, जो कि गैंगस्टर अपराधी था, उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस बस फुटेज देखती रह जाती है। लेकिन अस्पताल में भर्ती कोई भी इंसान, चाहे अपराधी हो या आम नागरिक, कम से कम उम्मीद करता है कि वहां वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन बिहार में ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। इस हत्याकांड से ठीक कुछ दिन पहले पटना के ही कारोबारी गोपाल खेमका की भी उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना झगड़ा, सीधे शूट आउट और मौत। ये घटनाएं सिर्फ एक नहीं, कई चेहरों पर सवालिया निशान छोड़ती है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था किस हाल में है। राजनीतिक दलों का आरोप है कि बिहार अपराधियों के लिए ओपन ग्राउंड बन गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अब यहाँ किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो बिहार को क्राइम कैपिटल तक कह डाला। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी से समस्या सुलझेगी? अब अगर पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस ने कुछ अलग ही नज़ारा दिखाया। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण का कहना है कि मई से जुलाई के बीच हिंसक घटनाएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान खेतों में काम नहीं होता और किसान या मजदूर वर्ग बेरोजगार रहते हैं। यानी फसलों की बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन अपराध से जोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उस दौरान जमीन और संपत्ति को लेकर झगड़ा ज्यादा होता है और उससे हत्याएं जैसी घटनाएं हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये तर्क समाज को समझ आता है? क्या एक बेरोजगार इंसान अचानक से हथियार उठा लेता और मर्डर कर देता है? आइए अब नजर डालते हैं पुलिस के उन आंकड़ों पर जो एडीजी साहब ने मीडिया को दिए। आंकड़े बताते हैं 2024 के अप्रैल से जुलाई तक हत्या के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। अप्रैल में 231, मई में 254, जून में 292 और जुलाई में 279 हत्याओं के केस दर्ज हुए हैं। अगर हम 2023 में ये आंकड़े की बात करें तो अप्रैल में 215, मई में 279, जून में 278 और जुलाई में 270 थे। और उससे पहले 2020 में ये केस 256, 301, 297 और 262 रहे थे। अगर अब इसका ऑन एवरेज देखें तो बिहार में हर महीने करीब 250 हत्या के केस दर्ज हो रहे हैं। यानी हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं और हर 3 घंटे में एक हत्या हो रही है। सोचिए, अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, दोपहर 12 बजे तक बिहार में कोई ना कोई हत्या हो चुकी होती है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार देश के टॉप 5 सबसे क्राइम प्रभावित राज्यों में शामिल है। 2024 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून तक 1376 मर्डर केस दर्ज हो चुके हैं। यानी हर दिन 7 मर्डर और हर महीने ऑन एवरेज 229 हत्याएं। अब सवाल आता है कि हत्याएं हो क्यों रही है? बिहार पुलिस की एक स्टडी कहती है कि इन हत्याओं के पीछे जमीन विवाद, संपत्ति का झगड़ा और अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता है। 2015 से 2024 तक हर साल ऑन एवरेज 2913 केस सिर्फ आर्म्स अटैक के तहत दर्ज हुए हैं। इस दौरान हर साल ऑन एवरेज 3628 अवैध हथियार और 17239 कारतूस बरामद किए गए। 2024 में ये संख्या और भी डरावनी हो गई। 4981 देसी पिस्टल और 23451 कारतूस बरामद हुए। यानी न सिर्फ हथियारों की संख्या बढ़ी बल्कि उनका इस्तेमाल भी बेझिझक होने लग गया। पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, ये सभी जिले आर्म्स अटैक के मामलों में टॉप पर रहे हैं।
और जिस तरह से जाली दस्तावेज, फर्जी लाइसेंस और नकली आईडी के सहारे हथियार खरीदे जा रहे हैं, वो पुलिस और सिस्टम दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों के डीलर से फर्जी दस्तावेज के जरिए असली हथियार खरीदे जाते हैं और फिर बिहार की गलियों में बेखौफ फायरिंग होती है। कुछ लाइसेंस दुकानें नकली हथियार शोकेस में रखती है और असली पिस्टल अवैध रूप से बेच देती है। यानी सब कुछ जानते हुए भी सिस्टम आंख मूंद बैठा है। अब अगर युवा वर्ग की बात करें तो एडीजे कुंदन कृष्ण का कहना है कि बिहार की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है और सबसे बड़ी संख्या में बेरोजगार है। जब युवाओं के पास काम नहीं होता, जब वो सिस्टम से निराश होते हैं, तो वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इसका सीधा असर अपराध दर पर पड़ता है। पर क्या बेरोजगारी ही एकमात्र वजह है या सिस्टम की ढिलाई, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपराधियों को मिलने वाली शह भी इसमें शामिल है? दरअसल अपराध अब बिहार में सामान्य हो गया है। अब ना तो किसी हत्या पर चौंकने की जरूरत महसूस होती है और ना ही लूट डकैती अपराध पर सवाल उठते हैं। और जब किसी मर्डर की सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है तो नेता बयान देते हैं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये सिस्टम की नॉर्मलाइजेशन का सबसे खतरनाक चेहरा है, जहां अपराध अब खबर नहीं रह गया बल्कि एक आदत बन चुका है। कई जानकार कहते हैं कि पुलिस की भूमिका अब रिएक्टिव हो चुकी है। अपराध हो जाने के बाद ही एक्शन शुरू होता है। पहले की तरह प्रोएक्टिव यानी रोकथाम करने की कोशिशें कम होती जा रही है। और जब तक पुलिस सिर्फ जांच कर रही कहती रहेगी, तब तक अपराधी एक और हत्या की तैयारी में लगा रहेगा। तो अब सवाल ये है, क्या बिहार ऐसे ही चलता रहेगा? क्या अस्पताल, घर, सड़क, हर जगह अब गोलियों की आवाज गूंजेगी? क्या लोग अब भी व्यवस्था सुधारने का सपना लेते सोते रहेंगे और हकीकत में कोई ना कोई हर दिन लाश बनता रहेगा? सरकार को चाहिए कि अपराध पर बयान नहीं, बचाव की नीति बने। पुलिस को आंकड़े नहीं, एक्शन दिखाने की जरूरत है और समाज को चाहिए कि वो अपराधियों को शह देने की बजाय उनके खिलाफ खड़े हो। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल गोली आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।